स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, या जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, आखिर है क्या? इसको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल हो जाती है, और फिर कैसे इसको नील्स बोहर ने क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज करते हुए एक्सप्लेन किया। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपना ये लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको पहले एक बार दोबारा से भाई याद दिलवाता हूँ कि हम ये उसी लाइन में बात कर रहे हैं कि भाई जो क्लासिकल मैकेनिक्स की फेलियर थी और जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो उदय था वो कैसे हुआ था। ठीक है, हमने आपको बताया था भाई इस चैप्टर के अंदर, हमने आपको बिल्कुल शुरुआत में इस चैप्टर के अंदर हमने आपको भाई ये बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स 4 फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में प्राइमरली फेल होती है। उसमें आपका पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा आपका था भाई क्या बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर आपका था हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, और चौथा आपका था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, तो हमने तीनों पहली फिनोमेना पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ना क्या था, वैसे तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ना था भाई स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, लेकिन मैंने पहले आपको क्या पढ़ाया था, बोहर एटॉमिक मॉडल। क्यों? क्योंकि बिना बोहर एटॉमिक मॉडल सीखे आप जो हाइड्रोजन एटम है या जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वाले जो पार्टिकल्स हैं, उनके एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा को आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने आपको ये बताया था कि भाई जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो क्या होता है और उसने किस तरीके से भाई उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस थी। हमने पिछले लेक्चर में बोहर मॉडल को भी काफ़ी डिटेल्ड सीखा है। और आप ये भी कहोगे कि भाई हमने वहाँ पर, और अब आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है भाई कि वहाँ पर हमने स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने थोड़ा पढ़ा तो था, अब दोबारा हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा? अरे भाई वहाँ पर हमने आपको वो चीज़ें एक क्या बोलते हैं सुपरफिशियल लेवल पे बताई थी। ठीक है, चीज़ों को हमने वहाँ पर ज़्यादा पर्सपेक्टिव में नहीं रखा। वहाँ पर हमने भाई जो एक तरह से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो स्पेशली स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हमने बात नहीं की। ओके, तो यहाँ पर हम चीज़ों को ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा अच्छे से हम भाई टैकल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई मैं आपको बताऊं कि ये लेक्चर हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। ठीक है, हमारा जो पहला सेक्शन है उस सेक्शन को हम बोलेंगे व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें हम ये देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसका हम एक बेसिक आइडिया, उसका हम एक फोरी आइडिया लेंगे। ओके, दूसरा जो हमारा सेक्शन होएगा इसके अंदर वो है हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें हम ये देखेंगे कि भाई जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है भाई, कौन सी सीरीज आपने पढ़ा होगा ना कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज होती है, पास्टन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, पिफर्ड सीरीज है। ठीक है, तो ये सीरीज इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, इनके बारे में कैसे मालूम हुआ, ठीक है, और कैसे फिर भाई जो थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो कैसे हमने वो उसका भाई जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, वो सारी हम बातें यहाँ पर करेंगे डिस्कस। ओके, तीसरा हमारा जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलते हैं क्लासिकल प्रेडिक्शन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या जो क्लासिकल फिजिक्स थी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, क्या उसके पास जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके लिए कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन था कि नहीं था, और नहीं था तो क्यों नहीं था। ओके, ठीक है, और भाई जो इसका लास्ट सेक्शन होगा उसमें हम पढ़ेंगे बोहर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें हम भी फिर देखेंगे भाई कि क्योंकि भाई क्लासिकल मैकेनिक्स तो फेल हो जाती है ना इसको एक्सप्लेन करने में, तो लास्ट के सेक्शन में हम ये देखेंगे कि जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है, हालांकि हमने इसीलिए अब आप समझिए हमने पिछले लेक्चर में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर आप उसको भाई अप्लाई करोगे एक ज़्यादा डिटेल्ड, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में भाई स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को सीखने के लिए। ठीक है, तो भाई बोहर मॉडल आप पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पर फिर हम क्या देखेंगे कि भाई जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है उसको यूटिलाइज करते हुए कैसे आप जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसको अच्छे से रैशनलाइज कर सकते हो। ओके, कि बोहर ने भाई उसका कैसे भाई एक्सप्लेनेशन दिया 1913 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि भाई
जो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो होता क्या है, वो कैसा आपको भाई नज़र कैसा आएगा आपको। ठीक है, तो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम रिकॉर्ड करने के लिए आप एक काम करें, आप यहाँ देखें, ये एक ग्लास ट्यूब है और यहाँ पर आपने जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो आपने फिल कर रखी है बहुत ही कम प्रेशर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर आपने भाई ये जो दो मेटेलिक प्लेट्स हैं इनको आपने भाई हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, यानी आप भाई इसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक तरह से भाई पास करते हो। ओके, आप इसके ऊपर भाई इस ट्यूब के अंदर आपने भाई जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही लो प्रेशर पे आपने भर रखी है और फिर आप इसमें से भाई इसमें से आप भाई करंट पास करते हो, आप इसके ऊपर भाई वोल्टेज अप्लाई करते हो। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हो तो ये जो ट्यूब है ये ग्लो करने लगती है। ठीक है, इसमें से भाई जैसे आपने देखा होगा ना भाई, हालांकि उसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होती, जैसे आपने भाई घर पे आपने ट्यूब्स देखी होंगी, ठीक है ना, जो आपकी भाई जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं। ओके, तो उसमें से भाई जैसे रोशनी निकलती है वैसे ही आपने इस ट्यूब के अंदर आपने भाई कौन सी गैस भरनी है, यहाँ पर आपने भरनी है हाइड्रोजन, और जब आपने भाई इसमें से इसके ऊपर आपने भाई इस गैस के ऊपर आपने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इसमें से पास किया, इसके ऊपर आपने हाई वोल्टेज लगाई तो इसमें से लाइट एमिट होनी शुरू हो जाती है, इसमें से भाई रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। वो रोशनी फिर आप देखो भाई वो तो भाई चारों दिशाओं में निकलेगी। ये जो लाइट है भाई आप इसको फिर डालते हो एक स्लिट के ऊपर, स्लिट में से पास होने पर क्या होगा कि हमको एक नैरो बीम हासिल होएगी इस लाइट की। ठीक है ना, और उस नैरो बीम के जो कंपोनेंट्स हैं अगर आप उनको एनालाइज कर पाते हो तो आप इस ट्यूब से निकलने वाली रोशनी को आप एनालाइज कर पाते हो। ठीक है, और ये भाई क्या है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। देखो मैंने आपको बहुत ही सिंपल एक तरह से जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो दिखा रखा है भाई। ठीक है ना, जो एग्जैक्ट सेटअप है वो इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर हमें चीज़ों को एक तरह से भाई हमने सिर्फ सीखना है, हमने उनका भाई आइडिया लेना है कि ये चीज़ ये काम कैसे करता है। ठीक है ना, हमने यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखें कि जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, अब ये आपको पता है भाई कि ये प्रिज्म से बेटर एक तरह से भाई काम करती है भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने में। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या करेगी, इस लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर देगी। ठीक है ना, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये अलग अलग वेवलेंथ भाई इस स्क्रीन के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, और अगर आप भाई इनकी जो इंटेंसिटी है वो मेजर कर पाओगे, ठीक है ना, हालांकि यहाँ पर भाई इंटेंसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर चलो हम सिर्फ बात कर लेते हैं पोजीशन की। ओके, तो इस तरीके से भाई यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 ही आपको वेवलेंथ शो की है, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ क्या करेंगी, स्क्रीन पे अलग अलग एंगल्स पे स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी, वेवलेंथ वर्सेस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है उसको हमने प्लॉट कर दिया। हमने वेवलेंथ हमने भाई एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले ली, वेवलेंथ, और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं यूजुअली, इंटेंसिटी। हालांकि यहाँ पर हमने आपको भाई सभी की इंटेंसिटी यहाँ पर शो नहीं कर रखी, लेकिन बात आपको पहले पड़े। अब ये आर क्या है, ये आर है भाई रेडबर्ग कांस्टेंट, आपने नाम सुना भी होगा, ये वेव नंबर में होता है। आर क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको भाई वेव नंबर में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपने एक बात देखी कि ये आपको गया हमने यहाँ पर तो भाई मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हमने फिल की थी। ठीक है, तो हम इसको हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम कैसे बोल रहे हैं, अरे भाई जब आप इसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास करोगे ना तो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो टूट जाएगी। ठीक है, और आपको इसके अंदर मिलेंगे एटम्स, और फिर वो जो एटम्स हैं उनसे वो जो एक्साइटेड एटम्स हैं वो क्या एमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, तो भाई आप फिर देखें कि एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ पर एमिट क्या करती है, तो हमने देखा कि एटॉमिक हाइड्रोजन कितने वेव नंबर की रेडिएशन एमिट करती है। एक तो वो एमिट करती है 0.75 आर, इतने वेव नंबर की रेडिएशन वो एमिट करती है। उसके बाद कौन सा वेव नंबर निकलता है भाई, 0.89 आर, यानी कि 0.89 आर से कम के और 0.75 आर से ज़्यादा वेव नंबर का ज़्यादा वेव नंबर की एक सिंगल रेडिएशन इसमें से एमिट नहीं होती। उसके बाद 0.94 आर की, उसके बाद 0.96 आर की। ठीक है, तो आप एक बात देखिए भाई कि एक तो 0.75 में और 0.89 में ज़्यादा गैप होता है, और 0.89 और 0.94 में कम गैप होता है, और उससे भी कम गैप किसमें होगा, 0.94 और 0.96 आर के अंदर। तो आपने एक चीज़ देखी कि एक तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि भाई सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं होती,
जो आपकी भाई लाइट की जो बीम है, इसमें हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट नहीं है। इसमें या तो क्या प्रेजेंट है 0.75 आर वेव नंबर की रेडिएशन, या डायरेक्ट कौन सी प्रेजेंट है 0.89 आर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनके बीच के वेव नंबर्स की रेडिएशन इसमें से क्या है अब्सेंट, ठीक है। फिर 0.94 आर, 0.96 आर, और फिर भाई ऐसे आप इनको भी प्लॉट करते चलेंगे तो आपने एक बात देखी कि धीरे धीरे भाई कि इनमें जो सेपरेशन है वो लगातार घटता जाएगा, और लास्ट में भाई और सबसे हाईएस्ट वेव नंबर की रेडिएशन कौन से एमिट होती है 1 आर वेव नंबर की। कौन सी भाई 1 आर वेव नंबर की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के इस सेट को हम क्या बोलते हैं, इनके जो 0.75 आर से लेके 1 आर के बीच में कुछ खास वेव नंबर्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो ये सेट है, ठीक है, इस सेट को हम क्या बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। उसी तरीके से फिर आप देखें कि 0.75 आर से लेके 0.25 आर के बीच में एक सिंगल वेव नंबर की रेडिएशन एमिट नहीं होती, लेकिन उसके बाद 0.25 आर से लेके और ये जो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है 0.139 आर तक, यहाँ पर फिर से आपको भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आपको एक भाई सेट मिलता है, कन्वर्जिंग सेट, यानी कि भाई इन दो रेडिएशंस के वेव नंबर में ज़्यादा गैप है, इन दो रेडिएशंस के वेव नंबर में गैप कम है, इनमें और कम गैप, इनमें और कम गैप, उसके बाद क्या मिलता है आपको कॉन्टिनम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस के सेट को हम क्या बोलते हैं बाल्मर सीरीज, और सिमिलरली भाई एक सेट आपको मिलता है फिर भाई इसको हम बोलते हैं पास्चन सीरीज, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी तो भाई, और सिर्फ यही नहीं, और सिर्फ यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सेट नहीं, आप ये देखें भाई, ये अगर मैं इसको भाई वहाँ पर तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी कैसे कैरेक्टराइज कर रखा था आर के टर्म्स में, आर जो भाई वेव नंबर के टर्म्स में होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। अगर मैं एक्स एक्सिस को भाई मैं आर की टर्म्स में ना लेके हम इसको लेते हैं नैनोमीटर, यानी कि वेव नंबर की स्केल पे ना लेके आप इसको ले लें वेवलेंथ की स्केल, तब आपको भी क्या नजर आए। तो आप ये देखें 100 नैनोमीटर से लेके 10,000 नैनोमीटर, और ये भाई या आपको याद रखना है कि ये लीनियर स्केल नहीं, यहाँ पर क्या है ये लॉगरिथमिक स्केल, ताकि भाई इनको आप ज़्यादा अच्छे से आप भाई देख पाओ, ठीक है ना। अदरवाइज लाइंस को आप अच्छे से भाई देख नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप लीनियर स्केल लेते हो तो उस पर आपको लाइमन, बाल्मर और पास्चन सीरीज तो आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन जो ब्रैकेट और पिफन सीरीज है वो आपको बिल्कुल एक क्या बोलते हैं भाई, उसमें उस सीरीज के अंदर लाइंस तो काफ़ी हैं, लेकिन वो आपको एक सिंगल एक थिक लाइन की तरह आपको नजर आएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो उनका आपको भी एक गुच्छा नजर आएगा, ठीक है। और लॉगरिथमिक स्केल पे आप इनको लेते हो तो आपको आप इनको भाई ज़्यादा बेटर तरीके से आप इनको देख पाओगे, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि ये क्या है लाइमन सीरीज, ये लाइमन सीरीज की था ना जो ये, अच्छा ध्यान रखना पाऊंगा आपने भाई, ये 0.75 आर था ना, ये 0.75 आर पे ही है, और जो ये लास्ट की लाइन है ये कौन सी आपकी 1 आर पे, लेकिन यहाँ पर हमने इसको भी दिखाया नैनोमीटर में। तो ये क्या है लाइमन सीरीज, ब्लैक कलर से हमने कौन सी सीरीज दिखाई है बाल्मर सीरीज। ये बाल्मर सीरीज क्या है अल्फा लाइन बोलते हैं इसको, अल्फा लाइन क्यों बोलते हैं आपको आगे बताएंगे। ये भाई आपकी क्या है पास्चन सीरीज, ये भाई रेड से, ठीक है ना, और ये भाई ये आपकी है ब्रैकेट सीरीज, और ये आपकी है पिफन सीरीज, ठीक है ना। और भाई ये एक सीरीज और उसको हम बोलते हैं हम्फ्री सीरीज, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है ना। तो आप समझे मेरी बात की, जब आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में से क्या पास करते हो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो उसमें जो लाइट एमिट होती है उस लाइट को आपने जब कंपोनेंट्स में सेपरेट किया तो आपने क्या पाया कि उसमें से भाई एक सिंगल रेडिएशन, एक सिंगल वेव नंबर की या वेवलेंथ की रेडिएशन उसमें से एमिट नहीं होती, उसमें से क्या बोलते हैं मल्टीपल वेवलेंथ्स की रेडिएशंस उसमें से एमिट होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक सीरीज क्या कहलाती है लाइमन सीरीज, एक बाल्मर, एक पास्चन, एक ब्रैकेट और एक पिफन सीरीज, ओके। लाइमन सीरीज कहाँ पड़ती है आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में, जो आपकी बाल्मर सीरीज वो विजिबल रीजन में, जो आपकी भाई पास्चन सीरीज वो आपकी नियर IR में, और ब्रैकेट सीरीज आपकी मिड IR में, और आपकी जो भाई क्या बोलते हैं पिफन सीरीज वो आपकी पड़ती है फार IR के अंदर, ठीक है। तो ये है भाई आपका स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमको क्या देखना भाई इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि भाई इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना। कि भाई जो ये तो आज हमको आज पता है ना भाई कि ये इतनी तरह की भाई जो रेडिएशन हमको मालूम है, ठीक है, कि भाई हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा से इतनी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती है, लेकिन शुरुआत में हमको बात मालूम नहीं थी, ठीक है। तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत को समझने के लिए
अब ये आपको थोड़ा आपने पढ़ा होगा आपकी छोटी क्लासेस में कि स्पेक्ट्रा मेनली दो कैटेगरीज में आप उसको डिवाइड करते हो। एक तो आपका भाई क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से पहले कौन सा स्पेक्ट्रा डिस्कवर हुआ था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। और हम भाई क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो हम एक बार भाई थोड़ा सा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी ही बात कर लेते हैं कि भाई वो शुरू कैसे हुई। एक तरह से हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, या आप इसको भाई हिस्ट्री ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो इसकी शुरुआत होती है भाई आइजक न्यूटन के काम से। आपने नाम सुना होगा मेरे ख्याल से भाई आइजक न्यूटन का, ठीक है ना। वो आपको पता भाई एक इंग्लिश भाई फिलोसोफर थे, ठीक है ना। एक इंग्लिश फिलोसोफर थे भाई, साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, वैज्ञानिक थे। तो आइजक न्यूटन ने ऑप्टिक्स, जो भाई ऑप्टिक्स है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे 1666 से लेके 1672 तक, ठीक है। और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो पब्लिश की थी रिलेटेड टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। उनकी एक बुक है उसके अंदर 1704 के अंदर, ये आपको भाई मालूम होगा, ठीक है। और आइजक न्यूटन ने भाई ये दिखाया था उस टाइम पे, ठीक है। और आपको पता भाई जो आइजक न्यूटन थे उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा काम है। जो भाई देखो यहाँ पर आप देखो इस तस्वीर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर भाई एक सेब है, यहाँ पर भाई टेलीस्कोप है, ठीक है। कुछ भाई यहाँ पर भाई क्या बोलते हैं प्लैनेट्स हैं भाई, सन है, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रिज्म भी लिए हुए हैं हाथ में। तो इसका सांकेतिक मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि भाई जो आइजक न्यूटन थे हम उनको मेनली क्या मानते हैं भाई कि उन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, उसमें बहुत काम किया था, ठीक है। या फिर भाई जो ग्रेविटेशन उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया था। लेकिन भाई जो थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, या फिर भाई जो क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी है, उसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, उनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो वर्क है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी है, ठीक है। तो ये आपको मालूम है कि आइजक न्यूटन ने क्या बताया था भाई 1666 से लेके 1672 तक का जो टाइम पीरियड है उसके दौरान आइजक न्यूटन ने ये बताया था कि जो लाइट होती है यानी कि जो सनलाइट होती है वो 7 रंगों से मिलके बनी होती है और उसको आप उसके 7 रंगों में वापस तोड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि सनलाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में तोड़ा जा सकता है और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनको मिला दें अगर हम एक खास प्रोपोर्शन में तो वापस क्या बन जाएगी? वाइट सनलाइट, ठीक है। तो ये भाई किसने बताया था? 1704 के अंदर किसने बताया था भाई? तो ये बताया था आइजक न्यूटन ने। और उनको भाई न्यूटन को मैं आपको बताऊं फादर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी सबकी, ठीक है। अब 1802 में विलियम वॉल्स्टन ने एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया, ठीक है। न्यूटन्स के जो आइडियाज़ थे उनको यूटिलाइज करते हुए, उनको यूज़ करते हुए, ठीक है, 1802 में विलियम वॉल्स्टन ने भाई एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया था और उन्होंने सन का स्पेक्ट्रम बाकायदा एक स्क्रीन के ऊपर हासिल किया, ठीक है। अब हम देखते हैं 1815 के अंदर भाई अब 1815 में जे.वी. फ्रॉनहोफर ने क्या किया भाई, उन्होंने जो प्रिज्म था, ठीक है, वॉल्स्टन के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो प्रिज्म था उन्होंने उस प्रिज्म को रिप्लेस कर दिया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से, ठीक है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से प्रिज्म को रिप्लेस करने के बाद ये संभव हो पाया कि आप जो डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट जो भाई वेवलेंथ्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, ठीक है, जो डिफरेंट वे कलर्स हैं उनकी इंटेंसिटी और उनकी इंटेंसिटी को आप मेजर कर सकते थे और उनको बेटर तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। ये 1815 की बात है। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई जो फ्रॉनहोफर थे, ठीक है, उन्होंने सन का स्पेक्ट्रम, क्योंकि भाई उस वक्त जैसे आज भाई आप स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हो, ठीक है ना भाई, उसमें जो आपके पास भाई बाकायदा आप जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है उनके थ्रू आप करंट मेजर कर लेते हो, ठीक है ना। लाइट जब गिरती है तो भाई फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कितना करंट देती है, उस करंट से आप भाई सिग्नल की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड करते हो। शुरुआत में ऐसा था, शुरुआत में जो भाई विजुअल स्पेक्ट्रा था हम उसी को रिकॉर्ड करते थे। विजुअल स्पेक्ट्रा मतलब ये है जैसे कि आप कोई प्रिज्म जब आप कोई प्रिज्म रखते हो लाइट के सामने तो उसमें से लाइट निकलती है तो उसके कलर्स आप एक वाइट पेपर के ऊपर आप हासिल नहीं कर लेते तो वहाँ पर आपको बाकायदा भाई कलर नज़र आते हैं, उसको हम बोलते हैं एक तरह से विजुअल स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं? विजुअल स्पेक्ट्रा, ठीक है।
तो फ्रॉनहोफर ने देखा भाई, तो फ्रॉनहोफर ने देखा कि जो ये भाई फ्रॉनहोफर ने जो सन का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया था ना, ठीक है, ये वो स्पेक्ट्रम है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती होगी कि अब आपने सुना होगा कि भाई जो सन का स्पेक्ट्रम वो कॉन्टीन्यूस होता है। क्या होता है वो? कॉन्टीन्यूस, मतलब उसके अंदर जो लोवेस्ट वेवलेंथ और उसके अंदर क्या है जो भाई हाईएस्ट वेवलेंथ है, उसके अंदर जो लोवेस्ट वेवलेंथ और क्या है जो भाई हाईएस्ट वेवलेंथ एमिट होती है, उसके बीच की सारी वेवलेंथ्स एमिट होती हैं। आपको पता है सन का स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई। लेकिन यहाँ पर आपको इस विजुअल स्पेक्ट्रम में जैसा भाई आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सारी, जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भाई जो रेड कलर की रेडिएशन एमिट होती थी वो उतनी रेड नजर नहीं आ रही। यहाँ पर आपको उसकी जगह पे एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है। ये ब्लैक लाइन का मतलब ये नहीं कि भाई ये रेडिएशन पूरी तरह से एब्सेंट है, इसका मतलब ये कि इसकी इंटेंसिटी, इस रेड रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, यहाँ पर जिस रेडिएशन ने भाई स्ट्राइक करना था ना, ठीक है, उस रेडिएशन की जो इंटेंसिटी वो कम होगी। आप समझे मेरी बात? तो यहाँ पर आप तो भैया आपको इस विजुअल स्पेक्ट्रा के अंदर कुछ आपको डार्क लाइंस मिलती हैं, ठीक है। तो ये भाई, तो इनको आज भी क्या बोलते हैं, उनके ऑनर में इनको बोलते हैं भाई फ्रॉनहोफर लाइंस, इनको भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको मालूम भाई कि ये बाद में क्या बोलते हैं 45 साल बाद जो किरचॉफ थे, ठीक है ना, किरचॉफ और जो भाई बंसन थे, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि भाई ये लाइन वास्तव में क्या होती हैं। किरचॉफ ने बताया था ना कि भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो सन भी कैसे एक्ट करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह, तो वो स्पेक्ट्रा तो कैसे एमिट करता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ही एमिट करता है, यानी कि वो लोवेस्ट वेवलेंथ और वो भाई हाईएस्ट वेवलेंथ, उनके बीच की सारी वेवलेंथ्स की रेडिएशन वो एमिट करता है। तो वहाँ से तो स्पेक्ट्रा कैसे चलता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ही चलता है हमारी तरफ, ठीक है। लेकिन किरचॉफ ने, मतलब ये फ्रॉनहोफर के क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट के 45 साल बाद की बात है, ठीक है। तो किरचॉफ ने भाई क्या बताया कि जो सूरज है, ठीक है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करता है और उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस, मतलब उसमें भाई हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे एमिट होती है, इजंट इट। लेकिन क्योंकि सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, इजंट इट। और वो केमिकल एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो कुछ खास रेडिएशंस को, जो सूरज की जो भाई कॉन्टिन्यूस एमिशन है, कॉन्टिन्यूस जो भी रेंज है एमिशन की, उसमें से कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं पार्शियली। तो उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या होती है भाई, कम हो जाती है। और इसीलिए फिर भाई जब हमको वो स्पेक्ट्रा हम रिसीव करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको क्या मिलती है, उसमें हमें भाई क्या मिलती है, उसमें हमको भाई जो जितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी उससे इंटेंसिटी कम मिलती है। यहाँ पर देखो फिर भाई, यहाँ अब आपको यहाँ पर भाई जो इंटेंसिटी है भाई, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ यहाँ पर आपको दिखाई देती, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी आपको नजर आएगा भाई, आप विजुअली भी देखोगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, और यहाँ पर देखो इंटेंसिटी क्या है, इन कलर्स की इंटेंसिटी क्या है ज़्यादा, यहाँ पर देखो भाई इन कलर्स की इंटेंसिटी क्या है ज़्यादा, इजंट इट। और इनकी इंटेंसिटी कम है। और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप देखो लेकिन कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की इंटेंसिटी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, उससे बताओ क्या भाई वो इंटेंसिटी कम है, इजंट इट। जैसे आप यहाँ पर देखो D2 और D1 लाइन, देखो यहाँ ये रही यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये रही भाई इसकी D लाइन्स, इजंट इट। कुछ आपको नजर आता है भाई, ठीक है। तो ये बाद में भाई ये किरचॉफ ने बताया था कि ऐसा क्या होता है कि क्योंकि सन एमिट तो क्या करता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन उसमें से जो भाई सोलर एटमॉस्फेयर उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ खास रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उससे फिर क्या होता है, हमको स्पेक्ट्रम कैसा मिलता है, स्पेक्ट्रम तो हमको क्या मिलेगा भाई, कॉन्टिन्यूस मिलेगा, लेकिन कुछ खास रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उससे फिर कम पड़ जाएगी, इजंट इट, ठीक है। तो आप समझे मेरी बात कि भाई जो फ्रॉनहोफर थे उनके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन था कि भाई ये लाइन क्यों अपीयर होती है। फिर आपको पता भाई 1835 के अंदर, ठीक है, जो चार्ल्स व्हीटस्टोन थे उन्होंने क्या बताया कि अलग अलग मेटल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो उनके स्पार्क के एमिशन स्पेक्ट्रा से, यानी कि हर एक मेटल के स्पार्क का एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, तो उसमें कुछ शार्प लाइंस होती हैं, और ये हर मेटल के स्पार्क के एमिशन स्पेक्ट्रा में
उन शार्प लाइंस की पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट। ठीक है, ओके। अब आप ये देखें कि भाई 1849 के अंदर एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे JBL फौकॉल्ट। ठीक है, उन्होंने क्या बताया भाई कि जो एमिशन लाइंस हैं, एक मटेरियल की एमिशन लाइन और उसकी एब्जॉर्प्शन लाइंस एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे होती है। मतलब जिन स्पेक्ट्रल लाइंस को कोई मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट करने पर वो उन्हीं स्पेक्ट्रल लाइंस को एमिट करेगा। मतलब जिन वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, उन्हीं वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो एमिट करेगा। आप भाई इसको देखें ऐसे, ठीक है। आप ये देखिए, देखो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। आप यहाँ पर देखोगे भाई कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, हर एक ये देखें भाई, यहाँ पर ये एक क्या बोलते हैं ग्रीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यहाँ पर फिर भाई लाइट ग्रीन, यहाँ पर लाइट ग्रीन, फिर यहाँ पर भाई ब्लू रेडिएशंस, फिर भाई अलग अलग ये, ठीक है, इजंट इट। तो ये तो क्या भाई, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आप ये माने, हालांकि भाई अब आप ये माने जैसे भाई ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम यहाँ पर भी शो कर रखा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम में विजिबल रेंज में मैं बात कर रहा हूँ, विजिबल रेंज के अंदर तो 400 से लेके 700 नैनोमीटर की रेंज में हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन को 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है। एक तो ये रेडिएशन, एक तो रेड कलर की, एक ये और एक ये। तो अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर आप क्या डालते हो, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, यानी कि आप उसके ऊपर फुल विजिबल रेंज डाल दें, यानी कि 400 से लेके आप उसके ऊपर 700 नैनोमीटर तक के सारे फोटोन डाल दें, तो जो रेडिएशंस वो एमिट करती थी ना, वो देखो उन्हीं को एब्जॉर्ब करेगी। बाकी रेडिएशन देखिए भाई पार निकल गई, ठीक है ना भाई, तो पार निकल जाएंगी। लेकिन ये रेडिएशन देखो भाई, ये रेडिएशन, ये और ये, इन कलर्स की, इन 4 कलर्स की रेडिएशंस क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात भाई किसने प्रूव की थी, ये भाई बात प्रूव की थी JBL फौकॉल्ट ने 1849 के अंदर। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं 1853 के अंदर। अब भैया आपने सुना होगा ना कि एक यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भाई, अरे भाई वेवलेंथ को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम बहुत पॉपुलर यूनिट है, ठीक है ना। तो वो भी भाई मैं आपको बताऊं, जो स्वीडिश फिजिसिस्ट थे A.J. एंगस्ट्रॉम, उनके ऑनर में दे रखी है। तो 1853 में जो स्वीडिश फिजिसिस्ट थे A.J. एंगस्ट्रॉम, उन्होंने ये बताया कि कोई एक्साइटेड गैस जो रेज एमिट करती है, ठीक है ना, वो उनको एब्जॉर्ब भी कर सकती है। हालांकि ये बात देखो आपको गई 49 में, ये बात तो भाई JBL फौकॉल्ट ने बताई थी, ठीक है ना। लेकिन भाई जो एंगस्ट्रॉम की स्टडी वो उनसे इंडिपेंडेंट थी, और उन्होंने क्या बताया भाई कि जो गैस है, जैसे आपको मैंने यहाँ पर अभी मैंने शो किया था, ठीक है ना, अभी मैंने आपको शो किया भाई, ये 4 इनको भाई बाल्मर लाइन बोला गया बाद में। देखो बाल्मर नाम तो बाद में दिया गया था, जो भाई क्या बोलते हैं जैकब बाल्मर थे, उन्होंने बाद में उन्होंने बाल्मर लाइंस को इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इसको भाई इनकी वेवलेंथ्स को प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया था। वो उनकी अचीवमेंट थी, उन्होंने इनको इन्वेंट नहीं किया था। इन लाइंस के बारे में बहुत पहले से पता था, ठीक है ना। तो आप ये देखें 1853 के अंदर भाई जो A.J. एंगस्ट्रॉम थे, उन्होंने ये बात देखी कि जो गैस हैं वो जो वेवलेंथ्स एमिट करती हैं, उन्हीं वेवलेंथ्स को वो, जिन वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब करती हैं, उन्हीं वेवलेंथ्स को वो एमिट करती है, ठीक है। और उन्होंने विजिबल रेंज में जो हाइड्रोजन एटम है, जो हाइड्रोजन है, उन्होंने विजिबल रेंज में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम भी हासिल किया, जिसको भाई हम क्या बोलते हैं आज, बाल्मर लाइंस। उस टाइम पे उनका नाम बाल्मर लाइंस नहीं था, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई। फिर आप देखें 1854 से लेकर 1855 तक एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे डेविड अल्टर, ठीक है। तो जो डेविड अल्टर थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल लाइन स्पेक्ट्रा, काफ़ी सारी मेटल्स का और काफ़ी सारी गैसेस का उन्होंने एक्सपेरिमेंटल लाइन स्पेक्ट्रा भी पब्लिश किया था, जिसमें कि एटॉमिक हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम शामिल था, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, बाल्मर लाइंस। उस वक्त उनको बाल्मर लाइंस नहीं बोला गया था।
तो एक तो आप अपने दिमाग में ये रखिए भाई कि 1885 के अंदर भाई जो जेकब बाल्मर थे उन्होंने भाई बाल्मर लाइंस की खोज की। उन्होंने बाल्मर लाइंस उन्होंने खोज नहीं की, बाल्मर लाइंस तो भाई ऑलरेडी क्या थी, इन्वेंटेड थी, ठीक है ना। 1853 के अंदर भाई, ठीक है, जो एजे एंगस्ट्रॉम थे उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया था बाल्मर लाइंस को। और 1854 और 55 के अंदर भाई आपको पता है जो डेविड अल्टर थे उन्होंने बाल्मर लाइंस को रिपोर्ट कर दिया था, ठीक है, कि भाई जो हाइड्रोजन है जब आप उसको एक्साइट करते हो तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है विजिबल रीजन के अंदर, वो 4 अलग अलग वेवलेंथ्स की रेडिएशन एमिट करती है, समझे बात, विजिबल रेंज के अंदर, ओके। और वो 4 भैया आपको ये नजर आती हैं कि 1, 2, 3 और 4, इजंट इट, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखें भाई, आप ये देखें, ये भाई स्पेक्ट्रा है, ये स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम का जिसको बाद में बाल्मर लाइंस बोला गया, ठीक है। देखो एक लाइन तो ये है विजिबल रेंज के अंदर, ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब आपको हो गया नज़र, तो आपको भाई जो पहली बाल्मर लाइन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, आपको 4 बाल्मर लाइन तो आपको नजर आती हैं भाई, ये तो विजिबल में ही है, 400 से ऊपर है, 400 से 700 नैनोमीटर। लेकिन आप क्या बोलते हैं, 5वीं और 6ठी बाल्मर लाइन को भी देख सकते हैं, लेकिन इनको कंसिडर नहीं करते विजिबल रेंज के अंदर ऑफिशियली। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये 400 नैनोमीटर से कम रेंज में पड़ती है, तो ये नियर अल्ट्रावायलेट में पड़ती है, समझे मेरी बात। मतलब आपको पता है भाई, हम अच्छे से तो बेकिन को देख पाते हैं 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक, और बोलते ये हैं कि 400 नैनोमीटर से कम की रेडिएशंस को आप नहीं देख सकते। लेकिन 400 भाई बिल्कुल शार्प लाइन नहीं है, 400 के बहुत जो क्लोज हैं जो स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, उनको जो जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ 400 के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, उनको फिर भी हम भाई देख पाते हैं नंगी आँखों से, ठीक है। तो ये 5वीं और 6ठी लाइन भाई नज़र तो आती है, लेकिन इनको फॉर्मली काउंट नहीं करते विजिबल रेंज के अंदर, ओके। तो आपके दिमाग में भाई पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए कि बाल्मर लाइंस की शुरुआत, बाल्मर लाइंस की जो पहली जो रिपोर्ट थी 1853 में आ चुकी थी, ठीक है, और भाई दूसरी जो रिपोर्ट थी वो 1855 में आ चुकी थी। और अब हम आपको बताएंगे 1859 के अंदर, अब हमने आपको भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई, ठीक है। 1800 मैंने आपको पहले पढ़ाया था, 1859 के अंदर जो गुस्ताव किरचॉफ थे, उन्होंने अपना जो फेमस किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन वो दिया था। और भाई 1860 में गुस्ताव किरचॉफ और रॉबर्ट बंसन ने मिल के जो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और उनके स्पेक्ट्रल पैटर्न्स में जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश कर दिया। उन्होंने ये बता दिया कि भाई ये एलिमेंट होगा, इसके स्पेक्ट्रा में ऐसी आपको क्या मिलेंगे फीचर्स, इसका स्पेक्ट्रा ऐसा होगा, इस केमिकल एलिमेंट का स्पेक्ट्रा ऐसा होगा, इस केमिकल एलिमेंट का स्पेक्ट्रा भाई ऐसा होएगा, समझे बात। तो भाई और ये भी आपको मालूम है, और जो किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन था, उसको जब भाई किरचॉफ ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के फील्ड में अप्लाई किया, ठीक है, तो उन्होंने दिए 3 लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो पहला लॉ था, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पहला नियम होता है, वो क्या होता है, एन इनकंडिसेंट सॉलिड लिक्विड और ए गैस अंडर वेरी हाई प्रेशर एमिट्स कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो पहला नियम क्या है भाई, कि कोई भी इनकंडिसेंट सॉलिड, लिक्विड या बहुत ही हाई प्रेशर पे गैस, वो हमेशा क्या एमिट करेगी, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दूसरा फिर क्या है, ए हॉट गैस अंडर लो प्रेशर एमिट्स लाइन स्पेक्ट्रम। अब अगर कोई भाई हॉट गैस है, मतलब किसी गैस को आपने भाई एक्साइट तो कर रखा, लेकिन वो उसका प्रेशर बहुत लो है, ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं कि भाई वो गैस हॉट गैस ही हो, ठीक है। आप मतलब हॉट गैस का मतलब यहाँ पर आपने उसको भाई एक्साइट कर रखा, आप उसको इलेक्ट्रिकली भी एक्साइट कर सकते हैं, बाद में आपको पता लगेगा, ठीक है। बस बात यह है, कोई एक्साइटेड गैस लो प्रेशर पे वो क्या एमिट करेगी, लाइन स्पेक्ट्रम, मतलब उससे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट नहीं, तो उससे भाई कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी क्या होंगी भाई, एमिट होंगी, ठीक है। और तीसरा नियम क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, थर्ड लॉ ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम viewed through a cool gas gives rise to
एन एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि अगर आप किसी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को देखो किसी ठंडी गैस के थ्रू, तो आपको एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम नजर आएगा। इसका मतलब ये है, अगर आप कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को, अगर आप एक वही कॉन्टिन्यूस एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, एक वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है, और वो कॉन्टिन्यूस रीजन है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, आप उसको किसी कूल गैस के ऊपर डाल दो तो उसमें से वही कुछ खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, और आपको मिलेगा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। इसका अगर इसको मैं आपको भाई ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू आपको दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगा। देखो भाई, ये आपने नाम सुना हो, ये गुस्ताव किरचॉफ है, ठीक है ना। ओके, तो आप ये देखें कि देखें ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने अब, अरे भाई आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर तो नहीं है, अरे भाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं, लेकिन हमारी आँख भी तो कैसे काम करती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह, ठीक है बात। हमारी आँख भी तो क्या होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हमारा इसमें रेटिना क्या होता है, डिटेक्टर, और माइंड क्या होता है भाई, जो हमारा ब्रेन हो क्या होता है, एनालाइजर, कंप्यूटर, रिकॉर्डर, ठीक है। तो आप ये देखें कि भाई ये ऑब्जेक्ट, इसको हमने बहुत ज़्यादा हीट कर रखा है, तो इसमें से जो लाइट निकलती है, ठीक है, उस लाइट को जब हम देखेंगे तो भाई ये स्पेक्ट्रा आपको नजर आएगा। देखो आप, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक रेडिएशन क्या होती है, एमिट होती है। आपको इसको ये हमने ब्लैक के शो कर रखा है, अरे भाई क्योंकि विजिबल रेंज भी नहीं है तो इसको हम देख नहीं पाएंगे ना। यहाँ पर भाई रेडिएशन तो एमिट हो रही है, लेकिन क्योंकि हम उसको, लेकिन इंसान उसको नहीं देख पाएगा। आई यहाँ पर हमने दिखा रखी है, ठीक है। तो भाई ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले भाई, ठीक है ना, कि थर्मल रेडिएशन का भाई कैसा, भाई क्या बोलते हैं यहाँ, इससे क्या एमिट होंगे, थर्मल रेडिएशन, ठीक है। इससे भाई ये हॉट बॉडी है, क्या एमिट कर रही है, थर्मल रेडिएशन, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई कॉन्टिन्यूस रेंज एमिट कर रही है। और ये क्या है आपकी भाई विजिबल रेंज, और ये आपकी बताओ क्या है भाई, ये क्या है आपकी बताओ, ये आपकी है इंफ्रारेड, और ये बताओ आपकी क्या है भाई अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है ना। ओके, तो आप ये देखें भाई, तो आपको साफ नज़र आता है भाई कि इस यहाँ पर जो ग्रीन कलर की जो रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा। रेड कलर की जो रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है भाई, कम है। हालांकि देखो रेड रेड में फ़र्क है, इस रेड वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज़्यादा, इसकी इंटेंसिटी क्या है भाई, कम है। ओके, चलो खैर भाई छोड़ें इसको। आप ये देखें, अब आप ये देखें भाई, अब ये बताओ क्या है, बताओ भाई ये कोई क्या है, हॉट गैस, कोई एक्साइटेड गैस है, तो ये बताओ क्या एमिट करती है, लाइन स्पेक्ट्रम। नजर आया आपको, यानी भाई ये कुछ खास फ्रीक्वेंसी की, कुछ खास वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर ये एमिट करेगी हुई, ठीक है ना। अब आप एक काम करें, अब आप इस कूल गैस को, इस गैस को आप ठंडी करके इसके रास्ते में रख दें, तो जिन वेवलेंथ्स की रेडिएशन ये गैस एमिट करती थी, उन्हीं वेवलेंथ्स की रेडिएशन क्या करेगी भाई, ये इसके ऊपर पड़ने वाले कॉन्टिन्यूस रेंज में से एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे आप यहाँ पर देखें कि भाई ये ग्रीन कलर की वेवलेंथ एमिट करती थी, तो भाई जब इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम पड़ेगा तो उसमें से क्या करेगी, उसमें से ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है उसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब भी कर लेगी और उसकी इंटेंसिटी घटा देगी। समझे बात। तो ये एक तरह से जैसे भाई तरबूज में से आप नहीं है एक उसका टुकड़ा निकाल लेते हो काट के, तो अगर आप इसको फ्लिप करके इसमें फिक्स करोगे तो ये बिल्कुल यही आपको मिलेगा। आप समझ गए मेरी बात कि मैं भाई क्या बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आप देखें, अब 1885 के अंदर भाई एक स्विस फिजिसिस्ट थे जोहान जैकब बाल्मर, आपने भाई नाम सुना भी होगा, ठीक है ना। आपको भैया तो मालूम है ही, मैंने आपको बताया था ना कि जो बाल्मर लाइंस हैं उनकी इन्वेंशन तो पहले ही हो चुकी थी, इजंट इट, ठीक है। तो बाल्मर लाइंस की इन्वेंशन तो पहले ही हो चुकी थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन उन बाल्मर लाइंस के लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना, कि भाई उनको हम थ्योरेटिकली कैसे उनकी भाई जो पोजीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1885 में एक स्विस फिजिसिस्ट थे जोहान बाल्मर, उन्होंने जो 4 लाइन होती है बाल्मर सीरीज की, ठीक है, उनकी पोजीशन को उन्होंने देखा कि भाई उनकी पोजीशन को इस फॉर्मूले से हासिल किया जा सकता है। भाई बाल्मर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो लैम्डा की टर्म में था, वेवलेंथ की टर्म्स में, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू बी, बी यहाँ पर भाई बाल्मर कांस्टेंट है, m स्क्वायर बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 और m की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, 4, 5 एंड 6।
और जो बाल्मर कांस्टेंट बी उसकी वैल्यू क्या होती है 3.6456 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ओके, तो भाई जोहान बाल्मर ने ये बताया, ठीक है, कि भाई आप यहाँ पर बी की वैल्यू तो ये पुट करें और एन की वैल्यू आप हमेशा 2 पुट करें और एम की वैल्यू जब आप क्या पुट करेंगे 3, तो इसको सॉल्व करने पर जो जितने मीटर आएगा उतनी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होएगी, पहली रेडिएशन जो भाई बाल्मर सीरीज की रेड रीजन में जो वेवलेंथ पड़ती है। और जब आप यहाँ पर क्या पुट करोगे बताओ भाई, एम की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट करोगे, यहाँ पर और यहाँ पर आप एम की वैल्यू क्या पुट करोगे 4, 5 और 6। तो जोहानस बाल्मर ने क्या बताया कि आप एन की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करें 2 और एम की वैल्यू आप यहाँ पर क्या पुट करें, एक बारी 3, एक बारी 4, एक बारी 5, एक बारी 6। ठीक है, तो आपके पास 4 अलग अलग वेवलेंथ्स आ जाएंगी। ठीक है, और उन्हीं वेवलेंथ्स पे आपको एक्सपेरिमेंटली क्या मिलता है, स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, तो बाल्मर ने भाई फॉर्मूला तो बता दिया कि ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में एन और एम की वैल्यू, भाई एन की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू 3, 4, 5, 6 पुट करने पर एग्जैक्टली उतने ही मीटर वेवलेंथ्स आती हैं जितने मीटर की वेवलेंथ्स एक्चुअल में एमिट होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फॉर्मूला उनके पास आया कहाँ से। उन्होंने ये फॉर्मूला सिंपली हिट एंड ट्रायल से भी मालूम किया था। ठीक है, और आपको भी मालूम होना चाहिए भाई कि बाल्मर ने जब ये फॉर्मूला दिया था तो उस वक्त वो 60 ईयर्स के थे, 60 साल के, और उन्होंने एक सिंगल पेपर ही पब्लिश किया था। तो उनके ऑनर में फिर इन लाइंस को, हालांकि लाइंस डिस्कवर्ड पहले ही थी, लेकिन क्योंकि बाल्मर ने भाई उन लाइंस की पोजीशन मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। ठीक है ना, वो ये फॉर्मूला है तो एम्पिरिकल, लेकिन फॉर्मूला तो हमको भी कुछ तो मिला, कुछ ना हो तो। ठीक है, तो उनके ऑनर में इन लाइंस को फिर क्या बोला गया, बाल्मर लाइंस। ठीक है, अब 1888 के अंदर एक स्वीडिश फिजिसिस्ट थे जोहानस रेडबर्ग, आपने भाई इनका नाम सुना भी होगा। ठीक है, उन्होंने बाल्मर इक्वेशन को जनरलाइज कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई, उन्होंने फिर एक और इक्वेशन दी। ठीक है, और ये पाया कि जो बाल्मर की इक्वेशन है वो तो रेडबर्ग इक्वेशन का स्पेशल केस है। बाल्मर ने जो फॉर्मूला दिया है वो तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के में से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सिर्फ विजिबल रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उन्हीं की पोजीशन को कर सकता है प्रिडिक्ट। जो अल्ट्रावायलेट में या IR में है उनकी पोजीशन तो ये नहीं निकाल सकता ना। रेडबर्ग का जो फॉर्मूला था वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है सभी की पोजीशन को ये प्रिडिक्ट कर देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई काम कैसे हुआ इसका। ओके, तो रेडबर्ग ने फॉर्मूला क्या दिया, रेडबर्ग ने ये फॉर्मूला दिया कि 1/λ। भाई रेडबर्ग का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वो था वेव नंबर की टर्म्स में। ठीक है, तो भाई, और क्योंकि वेव नंबर क्या होता है 1/λ, भाई रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर। भाई वेव नंबर में एक कांस्टेंट है रेडबर्ग कांस्टेंट, ये इसको भाई मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स में बोलते हैं, R इंटू 1/nl² माइनस 1/nh²। nl यहाँ पर क्या है, लोअर इंटीजर, और nh यहाँ पर क्या भाई, हायर इंटीजर। ठीक है, nl की वैल्यू भाई मान लिया 1 है तो nh की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। nl की वैल्यू 2 है तो nh की वैल्यू भाई क्या हो सकती है 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अगर nl की वैल्यू 5 है तो nl की वैल्यू 5 है तो nh की वैल्यू क्या हो सकती है 6, 7, 8। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये फॉर्मूला है, और लेकिन भाई उन्होंने अपना एक अलग कांस्टेंट दिया ना रेडबर्ग कांस्टेंट। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा कांस्टेंट है रेडबर्ग कांस्टेंट वो बाल्मर कांस्टेंट से कैसे रिलेटेड है। उन्होंने बताया कि जो R है वो 4/b के बराबर होएगा, यानी कि बाल्मर कांस्टेंट के रेसिप्रोकल का 4 टाइम्स 4/b। और ये भाई आपने ध्यान रखना है। और रेडबर्ग ने कंडीशन क्या लगा दी, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को भाई प्रिडिक्ट करने के लिए कि NH आपने क्या रखना हमेशा NL से ज़्यादा। ठीक है, अब आप ये देखें 1/λ था ना, तो 1/λ इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, बोलो भाई। R को आप
अब आप एक काम करें, अब आप पहले प्रूव करें। अब हालांकि फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, अब आप प्रूव करें भाई, यहाँ से आप प्रूव करें कि बाल्मर का जो फॉर्मूला है वो स्पेशल केस है रेडबर्ग फॉर्मूला का। ठीक है, तो रेडबर्ग का फॉर्मूला क्योंकि भाई लैम्डा की टर्म में था तो मैं न्यू बार को 1/λ ही लिखूंगा। तो 1/λ बताओ क्या होगा, तो 1/λ इज इक्वल टू आर की जगह आप क्या रखें 4/b 1/nl² माइनस 1/nh²। ठीक है, अब आप ये बताएं, अब अगर भाई मैं nl को तो मैं क्या बोल देता हूं n, और nh को मैं क्या बोलता हूं m, ताकि भाई आपको वही नंबर्स मिल जाएं जो कि भाई बाल्मर ने यूज़ किए थे। तो nl को भाई थोड़ा आप कुछ समय के लिए क्या लिख लें, स्मॉल सिंपल n, और nh को हायर इंटीजर को आप क्या लिख लें बताओ भाई m। ओके, तो इन दोनों का तो भाई एलसीएम क्या आएगा बताओ इनका, nl² इंटू nh², यानी कि n² m² आएगा भाई। तो भाई ये n है और ये m है, तो n² क्या आ जाता है इसका एलसीएम, और ये ऊपर पहुंच जाएगा m² माइनस n², इजंट इट। ठीक है, अब आप इसका भाई अब आप करें इसका रेसिप्रोकल, तो 1/λ क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू b/4, और भाई इसका भी आप क्या करें रेसिप्रोकल, ऊपर क्या पहुंच जाएगा n² m² माइनस n² हो जाएगा ना, इजंट इट। अब आप मुझे बताएं कि बाल्मर के लिए, बाल्मर ने क्या बताया था कि n की वैल्यू बताओ क्या होगी 2 होती है ना। अब आप सिर्फ यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट कर दें, अब आप सिर्फ यहाँ पर n की वैल्यू, अब हालांकि आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दोनों जगह पुट कर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल सिंपलिसिटी के लिए आप सिर्फ यहाँ पुट करें, n की वैल्यू आप यहाँ 2 पुट करें, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 बताओ क्या हो जाएगा 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, बताओ क्या फिर क्या बचेगा b इंटू m² माइनस n²। और देखिए भाई यही फॉर्मूला बताओ किसका था, बाल्मर का। तो भाई मेरे ख्याल से आप कोई बात पल्ले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि भाई रेडबर्ग ने फॉर्मूला तो दिया, ठीक है, लेकिन उसका हमारे पास कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो वो कैसे है वो आपको आगे बताएंगे। अब आप पहले देखिए कि 1906 के अंदर अब 1906 के अंदर हार्वर्ड फिजिसिस्ट थियोडोर लाइमन ने, अब देखो कमाल की बात ये है कि जो लाइमन सीरीज़ है और जो भाई क्या बोलते हैं आपकी पास्टन सीरीज़, वो आपको पता अल्ट्रावायलेट और भाई क्या बोलते हैं आईआर रीजन के अंदर होती है, लेकिन इनके बारे में उस वक्त तक एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं था उस वक्त तक भाई। तो रेडबर्ग ने कमाल की बात क्या की, यानी कि बाल्मर ने अपने फॉर्मूले से, यानी कि बाल्मर फॉर्मूला ने विजिबल रेंज में मिलने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम की उनको एक्सप्लेन कर दिया, एम्पिरिकली तो भाई एक्सप्लेन कर ही दिया, ठीक है। लेकिन रेडबर्ग के फॉर्मूले ने क्या किया, जो बाल्मर के फॉर्मूले ने एक्सप्लेन किया वो तो एक्सप्लेन किया ही किया, इजंट इट। साथ में ये भी बता दिया भाई कि अगर हम n की वैल्यू हम क्या रखते हैं बताओ भाई, अगर हम n की वैल्यू भाई अगर हम NL की वैल्यू हम क्या रखते हैं 1, और NH की वैल्यू हम क्या रखते हैं 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो अलग लाइंस की सीरीज आएगी। और NL की वैल्यू हम 3 रखते हैं और NH की वैल्यू हम क्या रखते हैं भाई 4, 5, 6 एंड सो ऑन, तो अलग सीरीज आएंगी जिनको बाद में भाई लाइमन और पास्टन सीरीज बोला गया, ठीक है। तो उनकी थ्योरेटिक उनकी जो पोजिशंस हैं वो पहले ही बता दी थी, उस वक्त तक वो डिस्कवर भी नहीं हुई थी, इजंट इट। तो 1906 के अंदर जो हार्वर्ड फिजिसिस्ट थे थियोडोर लाइमन, वो स्टडी कर रहे थे यूवी स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन गैस का। तो उन्होंने एक बात देखी कि जैसी स्पेक्ट्रल लाइंस विजिबल रेंज में मिलती हैं हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में, वैसी ही स्पेक्ट्रल लाइंस हमको अल्ट्रावायलेट रीजन में भी मिलती हैं, लेकिन उनकी रेंज क्या होती है, एक तो ज़्यादा होती है और वो अल्ट्रावायलेट रीजन में पड़ती हैं बजाय कि विजिबल के अंदर। ओके, उनकी एनर्जी क्या थी भाई ज़्यादा थी, ठीक है। ओके, और उन्होंने ये पाया भाई कि वो लाइन किससे फिट करती है, इस फॉर्मूला से, यानी कि रेडबर्ग के फॉर्मूला में भाई। और उन्होंने क्या पाया भाई, वो किससे फिट करते हैं इस फॉर्मूला से कि R इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/NH², जहाँ पर NH की वैल्यू क्या है 2, 3, 4, 5 एंड
सो ऑन। यानी कि जो रेडबर्ग फॉर्मूला है वहाँ पर आप NL1 पुट कर दें और NH आप क्या पुट कर दें भाई 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ओके। और 1908 के अंदर जो जर्मन फिजिसिस्ट थे फ्रेडरिक पास्चन, उन्होंने भाई ये पाया कि एक कन्वर्जिंग स्पेक्ट्रल लाइंस का सेट IR रीजन में भी मिलता है, जो कि रेडबर्ग फॉर्मूला की किस फॉर्म से फिट होता है, इस फॉर्म से कि न्यू बार पास्चन इज इक्वल टू R इंटू 1/3 का स्क्वेयर माइनस 1/NH का स्क्वेयर। ओके। तो आपने भी ध्यान रखना है कि जो पास्चन सीरीज है और लाइमन सीरीज है, इन सीरीज की जो थ्योरेटिकल पोजीशंस हैं, इन सीरीज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनकी जो पोजीशन है वो तो रेडबर्ग ने पहले ही बता दी थी, लेकिन उनकी इन्वेंशन क्या हुई थी, बाद में हुई थी। उनकी वो डिस्कवरी क्या हुई थी, बाद में हुई थी। तो आपने एक बात देखी कि अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस का जो स्पेक्ट्रा अलग अलग होता है, उसकी भाई उसके खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं। ठीक है। ओके। हाइड्रोजन एटम होगा, जो हाइड्रोजन होगी भाई वो 0.75 R के ऊपर एक इंटेंस स्पेक्ट्रल लाइन देगी ही देगी, एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है। विजिबल रेंज में वो 4 लाइंस देगी जिनको हम क्या बोलते हैं, पाल्मर लाइंस। अब इनका फ़ायदा ये है कि इसका एस्ट्रोनॉमी में बहुत फ़ायदा है। तो भाई किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट्रम में अगर आपको पाल्मर लाइंस मिलती हैं तो वहाँ पर इस बात की भाई कंफर्मेशन होती है कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो अलग अलग एलिमेंट्स की जो प्रेजेंस है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सिर्फ इन लाइंस की प्रेजेंस को देख के। तो भाई अब हम देखते हैं क्लासिकल प्रेडिक्शन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो आपने समझ लिया है। अब हम देखते हैं जो क्लासिकल थ्योरी थी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, उसकी क्या प्रेडिक्शंस थी रिगार्डिंग स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई पहली चीज़ तो ये, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, वो तो इसको एक्सप्लेन ही, वो तो लाइन स्पेक्ट्रम को सिरे से खारिज करती है। वो तो लाइन स्पेक्ट्रम को तो वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, किसी भी सूरत में वो लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, जो लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी भाई दिए थे किरचॉफ्स ने, ठीक है, उन्होंने बताया था ना कि भाई जो हॉट बॉडीज़ हैं, भाई क्या बोलते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेज अंडर वेरी हाई प्रेशर, वो क्या एमिट करेंगी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। भैया उन्होंने बताया था ना कि वो क्या एमिट करेंगी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट करेंगी। ठीक है। तो वो तो काफ़ी हद तक फिर भी जो भाई वीन्स लॉ था, वीन्स रेडिएशन लॉ था या वाइन्स रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं, भाई मैंने आपको पढ़ाया था, उसने जो भाई वाइन्स रेडिएशन लॉ ने भाई जो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है उसको तो फिर भी किसी हद तक भाई एक्सप्लेन किया था। क्योंकि आपने भाई देखा था ना कि किस तरीके से जो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी था, जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम था, वीन्स रेडिएशन लॉ, वाइन्स रेडिएशन लॉ, उसको लोअर वेवलेंथ रीजन में तो पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है, लेकिन हायर वेवलेंथ रीजन में डेविएशंस था। लेकिन भाई वो डेविएशन इतना ज़्यादा भी नहीं था, डेविएशन था, लेकिन भाई कुछ तो सिमिलरिटी थी। तो किरचॉफ्स ने जो 3 लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दिए थे, ठीक है, जो उसमें पहला लॉ था, ठीक है, वो कि भाई हॉट बॉडीज़ क्या एमिट करेंगी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसको तो फिर भी जो वाइन्स रेडिएशन लॉ है वो थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम है कि भाई जो क्या बोलते हैं हॉट गैस होंगी अंडर लो प्रेशर, वो क्या एमिट करेंगी, लाइन स्पेक्ट्रम। और जो भाई कूल गैस होंगी वो कॉन्टिन्यूस रेंज पड़ने पर क्या शो करती हैं, एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम, इजंट इट। उसको भाई ये किसी भी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्लासिकल मैकेनिक्स के पास इसका भाई किसी तरह कोई भी आंसर नहीं था। चलो फिर भी हम मान ले भाई कि चलो भाई क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर जो बेस्ड हमारा लास्ट एटम था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, चलो उसको यूटिलाइज करते हुए हम कोशिश करते हैं उसको भी एक्सप्लेन करने की। ठीक है। तो आपको अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बताओ कब आया था, 1911 के अंदर। ठीक है। तो हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई पहली चीज़ तो भाई रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एक होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप ये बताएं, अगर वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमेगा तो क्या भाई वो एक्सेलरेट नहीं करेगा? और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है वो क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में क्या emit करता हो, एनर्जी। तो उसकी खुद की एनर्जी क्या होगी भाई, कम होगी ना। तो इस घूमते हुए पार्टिकल की, एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो लास्ट में एक स्पायरल पाथ फॉलो करते हुए कहाँ उसको टक्कर मार देनी चाहिए, बताओ, न्यूक्लियस के अंदर। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जिससे वही एटम क्या हो जाता है, अनस्टेबल, यानी कि ये तो जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये स्पेक्ट्रा वही खाक एक्सप्लेन करेगा। और चलो हम मान भी लें भाई कि किसी तरीके से एटम स्टेबल हो जाए, कि भाई इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमे ना, तो वो इसके नज़दीक जाए लेकिन टक्कर ना मारे। हालांकि ये बात रदरफोर्ड के मॉडल में इम्पॉसिबल सी है, लेकिन एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मान लेते कि चलो भाई वो टक्कर नहीं मारता, कि भाई टक्कर नहीं मारता, तो भी क्या होगा बताओ भाई, वो ऐसे स्पायरल पाथ फॉलो करते करते क्या वो न्यूक्लियस को अप्रोच नहीं करेगा, तो उसका जो ऑर्बिट होएगा क्या वो लगातार स्मॉलर नहीं होएगा, और स्मॉलर होएगा और फास्टर होएगा। अगर स्पायरल पाथ फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो लगातार स्मॉलर और फास्टर होता जा रहा है, तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी, इजंट इट। यानी कि उसको भाई एक चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एमिट करनी चाहिए, यानी कि जब वो दूर घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी, और जैसे जैसे घूमते घूमते वो नजदीक जाए उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी हाई हाई और हाई और हाई और हाई होती जानी चाहिए, इजंट इट। यानी एक तरह से उसको भाई कॉन्टिन्यूअस जो भाई रेंज है फ्रीक्वेंसीज की वो एमिट करनी चाहिए ना। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है, बिल्कुल नहीं। एमिट क्या होती है, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में नज़र क्या आती हैं हमको, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में हमको नज़र क्या आती हैं, पर कुछ खास फ्रीक्वेंसी की लाइंस, और विजिबल रेंज में तो सिर्फ 4 लाइंस। ओके, ठीक है भाई। तो आप समझे कि क्लासिकल जो भाई फिजिक्स है वो तो इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। अब हम देखेंगे भाई कि बोहर ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम देखते हैं बोहर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कि भाई जो नील्स बोर थे 1913 के अंदर, तो भाई 1911 के अंदर जो भी मॉडल आया था आपका रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। 1913 के अंदर आपको पता है भाई जो बोहर का एटॉमिक मॉडल था वो आया था, और उसके बेसिस पे इसने भाई आप किस तरीके से बहुत ही ईजीली जो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहले आप ये बताएं बोहर का एटॉमिक मॉडल था क्या। और भाई इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बोहर एटॉमिक मॉडल ही पढ़ाया था, ठीक है। तो जब हमने आपको डेरिवेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल करवाया था तो वहाँ पर आपने ये बताया था भाई कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एमिट करना, एनर्जी एब्जॉर्ब करे, और वो कुछ खास ऑर्बिट्स में ही घूमेगा। ये आपको हमने भाई पढ़ाया था पहले, इजंट इट, ठीक है। तो उन ऑर्बिट्स की, तो उन बोहर ऑर्बिट्स का जो रेडियस था वो तो किस फॉर्मूला से आया था हमारे पास, तो उन बोहर उन ऑर्बिट्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर बाई पाई m e स्क्वायर z, इजंट इट। और आप जब एप्सिलॉन h पाई m और e की वैल्यू पुट करते तो आपके पास क्या बन जाएगा 0.53 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और उन बोहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, -m e रेज टू द पावर 4 z स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर इन बाकी सभी कॉन्स्टेंट्स की आप वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास क्या आता है -13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको पता है, ठीक है। और इसके बेसिस पे भाई अब इसके ताकि आप अब थोड़ा ट्रांजिशंस का भाई जो विजुअलाइजेशन आप वो कर सको, तो मैं आपको एक बार ये बताता हूँ कि भाई तो ये तो फॉर्मूला आपके पास क्या था बताओ भाई बोहर ऑर्बिट्स के लिए, और ये फॉर्मूला आपके पास क्या बताओ भाई एनर्जी के लिए, इजंट इट। अब इनको यूज़ करते हुए आप एक बारी जो एटम है, जो हाइड्रोजन एटम है, अब स्पेशली भाई यहाँ पर हम बात क्या करेंगे हाइड्रोजन एटम की, तो Z यहाँ पर क्या पुट कर देना है आपने 1, और यहाँ पर आपने Z क्या पुट कर देना है 1, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इजंट इट। भाई Z मैंने 1 पुट कर दिया है। अब इनको यूज़ करते हुए एक बार आप बोहर का एटम, भाई बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम को आप ड्रॉ करें और साथ में उसका एनर्जी लेवल ड्रॉ करें, तो वो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा भाई ऐसा,
ये मैंने आपको बताया भी था। तो ये बताएं क्या है, ये आपका वही क्या है, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हमने वही एटम ड्रॉ कर रखा है। और फॉर्मूला क्या था, 0.53 n स्क्वेयर एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.53 को अगर मैं भी क्या मान लेता हूँ, अगर मैं 0.53 एंगस्ट्रॉम को अगर मैं क्या मान लेता हूँ भाई, एक कांस्टेंट मान लेता हूँ भाई, मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वेयर होगा ना। ठीक है, अब आप एक काम करें, तो पहला ऑर्बिट कहाँ बनेगा भाई, तो ये ऑर्बिट है पहला ऑर्बिट, ये भाई कितनी दूरी पे है, 0.53 एंगस्ट्रॉम पे। ये ऑर्बिट बताओ कहाँ पर है, ये भाई 0.53 एंगस्ट्रॉम के 4 गुना पे। ये बताओ कितना है, 0, अरे भाई n स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो आपने n की वैल्यू 1 पुट की तो 0.53 एंगस्ट्रॉम, 2 पुट की 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 4, फिर 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 9, फिर 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू 16, और मैं 0.53 एंगस्ट्रॉम को मैं A0 बोल देता हूँ। तो ये कहाँ पर है, A0 पे। ये बताओ कहाँ पर भाई, अरे भाई ये कहाँ पर है A0 पे, ये कहाँ पर 4 A0 पे, ये कहाँ पर है 9 A0 पे, ये कहाँ पर है 16 A0 पे, ये कहाँ पर आएगा 25 A0 पे, कहाँ पर आएगा बताओ भाई 36 A0 पे। तो एक बात तो आपने ध्यान रखनी हुई कि तो अगर ये ऑर्बिट कहाँ पर है A0 पे, और ये बताओ कहाँ पर है 4 A0 पे, तो इनमें गैप कितना 3 A0, इसमें और इसमें कितना गैप का 5 A0, इनमें कितना गैप होगा भाई, बताओ भाई 7 A0, इनमें कितना गैप होगा बताओ भाई 9 A0, इनमें कितना गैप होगा बताओ भाई 11 A0। तो एक तो आपने ध्यान रखना भाई कि जब आप बोहर एटम ड्रॉ करते हो, तो उनमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप बोहर एटम ड्रॉ करते हो तो जो ऑर्बिट्स आप बनाते हो, ऑर्बिट्स में जो स्पेसिंग होगी वो लगातार बढ़ेगी। ऑर्बिट्स क्या होनी चाहिए, डाइवर्जिंग, यानी कि N1 से N2 जो गैप होगा उससे ज़्यादा गैप किस में होगा, N2 से N3, उससे ज़्यादा गैप कहाँ पर होगा N3 से N4, उससे ज़्यादा गैप कहाँ पर होगा N4 से N5, उससे ज़्यादा गैप कहाँ पर होगा N5 से N6, इजंट इट। यानी कि सक्सेसिव ऑर्बिट्स में डिस्टेंस स्केल पे स्पेसिंग लगातार क्या होगी भाई, बढ़ती जाएगी। मैंने बहुत बारी क्या देखा है कि जब बोहर एटम ड्रॉ करते हैं तो ऑर्बिट्स को या तो क्या बनाते हैं इक्वली स्पेस्ड, या ऑर्बिट्स जब ड्रॉ करते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उन सर्कल्स को ही क्या करवा देते हैं भाई, उन सर्कल्स को ही क्या कर देते हैं कन्वर्जिंग, इजंट इट, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने रेडियस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने बताओ भी क्या ड्रॉ कर दिया, बताओ बोहर एटम, ये तो हमने क्या ड्रॉ कर दिया, हाइड्रोजन एटम ड्रॉ कर दिया। और अब आप एक काम करें, एनर्जी वाले फॉर्मूले को यूज करते हो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई n स्क्वायर, इसको यूज करते हुए आप यहाँ पर अब क्या ड्रॉ कर दें बताओ भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम। n की वैल्यू 1 पुट की तो क्या हो जाएगा -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, n की वैल्यू 1 पुट करो क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर क्या हो जाएगा -13.6 बाई 4 कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 बाई 9 कितना होता है -1.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और भाई -13.6 बाई इनफाइनाइट कितना होता है, यानी जो इनफाइनाइट भाई ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कितनी आएगी 0। तो भाई ये तो क्या है N1, तो ये आपने ध्यान रखना भाई ऑर्बिट्स में ये तो है ऑर्बिट्स और ये हैं ऑर्बिट्स की एनर्जीज। तो ऑर्बिट्स तो क्या करते हैं, जब आप ऑर्बिट्स ड्रॉ करते हो तो उनको कन्वर्जिंग शो करना, सॉरी उनको डाइवर्जिंग शो करना होता है, उनमें गैप आपको बढ़ाना होता है। आप देखो भाई इन दो का गैप कम है, इन दो का गैप और ज़्यादा है, इन दो गैप और ज़्यादा है, यानी ऑर्बिट्स क्या होनी चाहिए डाइवर्जिंग, लेकिन उनके एनर्जी लेवल्स क्या होंगे भाई कन्वर्जिंग, यानी कि N1 से N2 आप यहाँ पर देखें N1 से N2 सबसे कम डिस्टेंस है, लेकिन N1 से N2 का एनर्जी गैप क्या सबसे ज्यादा, समझे मेरी बात, मतलब उल्टा है, यानी कि डिस्टेंस स्केल पे ऑर्बिट्स क्या करते हैं डाइवर्ज, और एनर्जी स्केल पे ऑर्बिट्स क्या करते हैं कन्वर्ज। ठीक है, तो भाई ऐसे मैंने क्या बना लिया एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी आपको बताएंगे कि भाई ट्रांजिशन कैसे आई है, ओके ट्रांजिशंस कैसे एक्सप्लेन की। तो ये हमने क्या बना लिया बोहर एटम, और ये हमारा क्या भाई एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब आप ये देखें भाई कि अब आपने ट्रांजिशंस तो पता करनी पड़ेंगी ना। ठीक है, तो ट्रांजिशंस को पता करने के लिए अब आप ये मानोगे कि किसी पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एक खास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और पहले से तीसरे में जाए तो एब्जॉर्ब करेगा, और तीसरे से दूसरे में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। तो आप ये माने भाई
कि ट्रांजिशन होती है लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट NH में, ठीक है। तो आप ये बताएं जो एनर्जी गैप होगा वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो डेल्टा ई क्या होगा? EH माइनस EL। अब EH बताओ क्या है? हायर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी। अरे भैया क्या है? हायर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी। और EL क्या है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी। तो EH का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? तो इसमें आप एक बारी NH पुट कर दें, एक बारी यहाँ पर NL पुट कर दें। तो NH पुट किया तो EH का फॉर्मूला आ गया, और यहाँ पर NL पुट किया तो हमारे पास EL का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब EH और EL की वैल्यू यहाँ से उठा के, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, यहाँ से उठा के आप कहाँ पुट कर दें? वही इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये तो बताओ क्या है? EH और माइनस माइनस, और EL की जगह आपने पुट कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस, इजंट इट? अब अरे भाई ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो NL वाली टर्म को आप आगे लिखो, आगे जाती है। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या है? अब इसमें से कॉमन क्या है? ME की 4 बोलो भाई, ME की 4 Z स्क्वेयर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर H स्क्वेयर। बोलो भाई इसमें क्या कॉमन है ना? ये कॉमन निकाल लिया। ME की 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर H स्क्वेयर, और ये क्या है भाई? Z स्क्वेयर, और इनटू क्या है? माइनस इंटू 1 बाई NL स्क्वेयर माइनस 1 बाई NH स्क्वेयर। इजंट इट? कुछ आपको पहले पढ़ रहा है? वेरी गुड, ठीक है। अब आप ये देखें, भाई कि E क्या होता है? H न्यू, और E इज इक्वल टू न्यू क्या होता है? C बाई लेमडा। तो E क्या बन जाएगा? E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा, और 1 बाई लेमडा क्या होता है? न्यू बार। तो आप ये बताएं कि अगर मैं, तो E की वैल्यू क्या होती है? HC न्यू बार होती है ना। यानी अगर आप वेव नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? जूल से। सॉरी, आप वेव नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हो? HC से। तो क्या बनती है? जूल। तो सिमिलरली अगर आप न्यू बार आपको निकालना हो तो HC को इस तरफ फेंक दें, तो E बाई HC क्या हो जाएगा? न्यू बार। एक तो भैया आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक सिंपल काम करें, यहाँ पर डेल्टा ई था ना, तो डेल्टा ई है तो एक एनर्जी गैप ही, डेल्टा ई है तो एक एनर्जी गैप ही, एनर्जी तो है, एनर्जी गैप तो एनर्जी होती है। तो डेल्टा ई को मैंने क्या पुट कर दिया? HC न्यू बार। यहाँ पर न्यू बार भाई जो एनर्जी गैप है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो एनर्जी गैप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका वेव नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर न्यू बार, ठीक है। तो HC को आप इस तरफ फेंक दें, ठीक है। तो बताओ आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा भाई, तो HC को आप यहाँ फेंक दें तो ये H यहाँ पर H क्यूब कर देगा और C यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बात। और अब कमाल की बात ये होती है कि जब आप E4M 8 एप्सिलॉन नॉट C और H की वैल्यू पुट करते हो ना, तो वही नंबर आता है जो कांस्टेंट रिडबर्ग ने बताया था। मतलब आप सिंपली ME की 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C H क्यूब को आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो? R। यानी आपने एक तरह से रिडबर्ग इक्वेशन आपने डिराइव कर ली है, आपने रिडबर्ग कांस्टेंट भी आपने क्या कर लिया भाई? डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो न्यू बार आपके पास क्या आता है? R Z स्क्वेयर इंटू 1 बाई NL स्क्वेयर माइनस 1 बाई NH स्क्वेयर, इजंट इट? अब आप ये बताएं, अगर मान लिया तो ये तो भाई आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो देखो रिडबर्ग ने जो फॉर्मूला दिया था ना, वो तो स्पेक्ट्रल लाइन सिर्फ किन की डिटरमाइन कर सकता था? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला जितनी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हैं उन सभी पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप इसको लिथियम 2 पॉजिटिव के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। आप इसको हीलियम 1 पॉजिटिव के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। इसको आप बेरिलियम 3 पॉजिटिव के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने सिर्फ भाई Z भी आपने पुट करना है, ओके। लेकिन ध्यान ये रखना है कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट NL है और हायर एनर्जी ऑर्बिट क्या है भाई? NH, ओके। तो आप जब यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस इसके ऊपर है हाइड्रोजन एटम के ऊपर, तो Z की वैल्यू क्या है? 1। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए वही हो जाता है, और हाइड्रोजन के लिए Z आप 1 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा R इंटू 1 बाई NL स्क्वेयर माइनस 1 बाई NH स्क्वेयर। यानी कि भाई अब आप ये बताएं, रिडबर्ग के फॉर्मूले ने भाई हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन तो कर ही दिया था भाई, सिर्फ रिडबर्ग को ये नहीं पता था कि फॉर्मूला कहाँ से आया। अब अगर मान लिया बोहर एटॉमिक मॉडल
रिडबर्ग का फॉर्मूला थ्योरेटिकली प्रोवाइड कर रहा है हमको। इसका मतलब ये है ना कि भैया हमारे पास हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है उसका थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन आ चुका है। ठीक है, ओके। और ये ध्यान रखना भाई, जब बोहर ने ये चीज़ इन्वेंट की थी तो उस वक्त सिर्फ 3 ही सीरीज़ के बारे में मालूम था, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ और भाई पास्चन सीरीज़। उस वक्त तक जो ब्रैकेट और पिफर्ड सीरीज़ हैं उनके बारे में किसी को मालूम नहीं था। हाँ, ये तो मालूम था कि भाई ये सीरीज़ आएंगी, लेकिन किसी ने उनको भाई एक्सपेरिमेंटली हासिल नहीं किया था। ओके, ठीक है। तो भाई अब तो भाई बहुत सिंपल है। अब बताओ लाइमन सीरीज़ कैसे आएगी, बताओ। NL की वैल्यू क्या होगी 1, NH की वैल्यू अब बताओ क्या पुट करो भाई 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। रीजन क्या होगा इसका UV। और भाई फर्स्ट लाइन कहाँ बनेगी जब आप यहाँ पुट करो वैल्यू। अरे भाई यहाँ पर NL की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पर आप क्या पुट करो 2 पुट करो, बताओ। तो 1 - 1/4 कितना आएगा बताओ भाई 3/4, इजंट इट। और लास्ट लाइन बताओ यहाँ पर क्या है बताओ लास्ट लाइन। अरे भाई NL आपने 1 पुट करना है, NH आपने क्या पुट करना है इनफाइनाइट। तो 1/∞ क्या होता है 0। तो 1/1 बताओ क्या होगा आपका 1R, इजंट इट। ठीक है, तो 1R पे क्या आएगी इसकी भाई लिमिटिंग लाइन। तो ये तो आ गई आपकी भाई लिमिटिंग लाइन, और ये आपकी बताओ क्या भाई फर्स्ट लाइन। सिमिलरली बाल्मर सीरीज बताओ कैसे आएगी। अरे भाई यहाँ पर आप एक काम करें 2 पुट करें और यहाँ पर 2 पुट किया, तो NL तो आपने 2 रखना है, और आपने भाई NH आपने क्या पुट कर दिया, एक बारी 3, एक बारी 4, एक बारी 5, एक बारी 6। ठीक है, तो आपके पास बताओ क्या जाएंगे भाई विजिबल लाइन। ठीक है, आपकी भाई बाल्मर सीरीज आपको मिल जाएगी। और इसमें फर्स्ट लाइन कहाँ पर आएगी बाल्मर सीरीज, देखो भाई। अरे भाई ये है बाल्मर सीरीज, ये जो फर्स्ट लाइन है ये बताओ कहाँ बनेगी, ये लाइन बताओ 0.139R पे, और लिमिटिंग लाइन कहाँ बनेगी 0.25R पे। ओके, अब पास्चन सीरीज के लिए आपने क्या करना, आपने NL क्या पुट करना है 3, यहाँ पर NL क्या पुट करना 3, और NH क्या पुट करना आपने 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये कहाँ पड़ेगी आपकी नियर IR में, और इसकी फर्स्ट लाइन कहाँ पर आएगी 0.0486R, और इसकी भी लिमिटिंग लाइन कहाँ पर आएगी 0.111R। ठीक है, और आपको भी साफ नजर आता होगा कि लाइमन सीरीज का देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपकी लाइमन सीरीज, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या है बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज में और बाल्मर सीरीज में किसी भी तरह का कोई ओवरलैप नहीं है। मतलब लाइमन सीरीज की जो फर्स्ट लाइन है वो बाल्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन से कहीं आगे। सिमिलरली बाल्मर सीरीज का कोई ओवरलैप नहीं है पास्चन सीरीज से। मतलब बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन कहीं आगे है, जो इसकी अल्फा लाइन वो कहीं आगे है पास्चन सीरीज की लिमिटिंग लाइन से, इजंट इट। और भाई कन्वर्जिंग क्यों है ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि भाई लेवल्स क्या है सारे कन्वर्जिंग। भाई लेवल्स क्या, एनर्जी लेवल्स क्या थे सारे। अरे भाई अगर एनर्जी लेवल्स कन्वर्जिंग थे तो ये भी तो क्या आएंगे भाई कन्वर्जिंग आएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे देखें, अगर आपको मैं वही ग्राफिकली इन ट्रांजिशंस को आपको बताना चाहूँ तो डिस्टेंस स्केल पे आपको भाई ट्रांजिशंस आपको भी कैसे नजर आएंगी। देखिए लाइमन सीरीज, आप बताओ लाइमन सीरीज कैसे आएगी। देखो ये बताओ क्या आपका N6, ठीक है, ये आपका क्या है भाई N6। तो 6 से फर्स्ट, ठीक है, 5th से फर्स्ट, 4th से फर्स्ट, 3rd से फर्स्ट, 2nd से फर्स्ट, इजंट इट। अब यहां पर हम देखें बाल्मर सीरीज, देखें आप 6 से, अरे भाई 6th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट, 3rd ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट। ये आपकी क्या हो जाएगी बाल्मर सीरीज। ये आपकी वही डिस्टेंस स्केल पे है। फिर आप देखें लाइमन बाल्मर पास्चन। अब भाई पास्चन सीरीज देखिए आप, ये देखिए आप बताओ 6th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट, 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट। आगे आपको भाई पास्चन सीरीज समझ में, ठीक है। पास्चन के बाद क्या है भाई ब्रैकेट, 6th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट, 5th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट। ये आपकी क्या आएगी भाई ब्रैकेट सीरीज। और जो आपकी पिफंड सीरीज है, और जो आपकी भाई पिफंड सीरीज देखो आप देखिए 6th ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट। अब आप एक बात गौर करें कि भाई डिस्टेंस, ये तो क्या है ट्रांजिशंस डिस्टेंस स्केल पे, और ये बताओ क्या है ट्रांजिशंस भाई,
ये हैं आपकी ट्रांजिशंस भाई एनर्जी स्केल पे। अब डिस्टेंस स्केल पे ऑर्बिट्स क्या होते हैं? डाइवर्ज। एनर्जी स्केल पे ऑर्बिट्स क्या करते हैं? कन्वर्ज। यानी कि दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स डिस्टेंस वाइज तो दूर जाते हैं, लेकिन दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो घटती जाती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। इसे आप देखो भाई, n1 से n2 का गैप क्या है? बहुत ज़्यादा। और n2 से n3 का गैप क्या है? कम। 3 से 4 गैप और कम, 4 से 5 गैप और कम, और भाई 5 से 6 का गैप और कम। इजंट इट? ये गैप लगातार घटता जाएगा। तो क्योंकि भाई ये एनर्जी लेवल्स क्या करें? सारे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इनसे अराइज होने वाली ट्रांजिशंस भी क्या करेंगी भाई? कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। तो पहली ट्रांजिशन तो बताओ कौन सी? तो लाइमन सीरीज को आप बताओ यहाँ से अब कैसे आप चेक करोगे? तो एनर्जी स्केल पे आप लाइमन सीरीज को आप कैसे भाई विजुअलाइज करोगे? देखो 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, इजंट इट? ये आपकी है लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज बताओ क्या है आपकी? बोलो भाई। 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। पास्टन सीरीज क्या है आपकी? 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3। ब्रैकेट सीरीज क्या है आपकी? 5 से 4, 6 से 4। पी फंड सीरीज क्या है आपकी? 6 से 5, इजंट इट? तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आपने ये तीनों सीरीज आपने एक्सप्लेन कर दी, वेरी गुड। अब आप मुझे एक बारी ये बताएं, तो आपने देखा भाई कि किस तरीके से, तो आपने सिंपली तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, तो भाई यहाँ से आप इनको भाई, तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या दे रखी इनकी फर्स्ट लाइन, और इन सब की भाई लिमिटिंग लाइन दे रखी है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ भैया आपको नज़र आएगी, आपको एक चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी कि ब्रैकेट सीरीज़ की आप देखिए फर्स्ट लाइन कहाँ पर है? 0.0225 आर पे, लेकिन लिमिटिंग लाइन कहाँ पर? 0.0625 आर पे। तो ब्रैकेट सीरीज़ की ये बाद में इन्वेंट हुई थी, और ब्रैकेट सीरीज़ की यानी कि जो लिमिटिंग लाइन है वो पास्टन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन से ज़्यादा पे है। इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट सीरीज ओवरलैप कहाँ करेगी भाई? पास्टन सीरीज के अंदर। और सिमिलरली जो पी फंड सीरीज की लिमिटिंग लाइन है, बताओ कौन सी है? पी फंड सीरीज की लिमिटिंग लाइन कौन सी है? 0.04 आर, जो कि ज़्यादा वेव नंबर पे आती है ब्रैकेट सीरीज के फर्स्ट लाइन से। यानी कि पी फंड सीरीज तो कहाँ तक एक्सटेंडेड होगी? पी फंड सीरीज भाई एक्सटेंड होगी, कहाँ मर्ज कर जाएगी? ब्रैकेट सीरीज में। और ब्रैकेट सीरीज कहाँ मर्ज कर जाके? पास्टन सीरीज में। लेकिन पास्टन सीरीज, बाल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज, इनका आपस में किसी तरह कोई ओवरलैप नहीं होता, ओके। लेकिन ये आपने ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट सीरीज हैं और जो पी फंड सीरीज हैं, ठीक है, ये आई कब थी? 1922 में। नील्स बोर ने स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सप्लेन कब किया था? 1913 के अंदर। और एक्सप्लेन करने के बाद भाई 1922 के अंदर किन के बारे में पता लगा हमको भाई? ब्रैकेट सीरीज का, ठीक है ना। यहाँ पर मैं उनके एयर के अंदर भाई मैंने कुछ वेवलेंथ्स उनकी आपको बता रखी हैं, फर्स्ट लाइन की और लिमिटिंग लाइन की, और भाई सिमिलरली पी फंड सीरीज के लिए, ठीक है, उनके भाई जो वेव नंबर है वैक्यूम के अंदर वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। तो ये भाई क्या है? ब्रैकेट और ये बताओ कि आपकी भाई पी फंड सीरीज। तो अब भाई तो मेरे ख्याल से आपको भाई बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ये बताओ क्या आपकी क्या भाई? लाइमन सीरीज। ये बताओ क्या आपकी क्या भाई? बाल्मर सीरीज। अरे बताओ क्या आपकी भाई? पास्टन सीरीज, ठीक है। और ये आपकी भाई, और जो ये आपकी क्या बोलते हैं रेड कलर से आपकी जो है क्या आपकी भाई? पास्टन सीरीज, ठीक है, ओके। और आपको यहाँ पर साफ नज़र आता है कि भाई ब्रैकेट सीरीज है, वो देखो ब्रैकेट सीरीज देखो भाई वॉलेट कलर से नहीं शो कर रखी है। ब्रैकेट सीरीज कहाँ तक एक्सटेंडेड है बताओ? पास्टन सीरीज के अंदर नहीं जा रखी है। और सिमिलरली पी फंड सीरीज बताओ, पी फंड सीरीज कहाँ तक एक्सटेंडेड है? ब्रैकेट सीरीज क्या गई हुई है। और ये भाई आपकी एक हम्फ्री सीरीज भी होती है, 1953 में भाई मालूम की गई थी, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इसके बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ आपके सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और भाई मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।